नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पहाड़ी पर महिला का कंकाल मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश, क्लॉक टावर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुलाया गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पहाड़ी पर महिला का कंकाल मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश, क्लॉक टावर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुलाया गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृत महिला के पुत्र ने बताया कि वह रामगंज थाना निवासी है। वह 3 मार्च को घर से निकल गई थी, जिसके चलते शहर के विभिन्न थानों में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। जहां आज क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में शांतिनगर मलूसर रोड स्थित पहाड़ी पर कंकाल मिला है। मामले की जाँच के लिए क्लॉक टावर थाना पुलिस व एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ये हमारी माँ है, पाटगंज पान दुकान से। अच्छा। 3 तारीख से गुम हुई है। अच्छा। क्या ढूंढते ढूंढते हैं मानसनगर क्या, कोटड़ा क्या, पुष्कर क्या, ब्यावर क्या, गुगरा घाटी क्या, जयपुर रोड नाका पे सब तरफ घूम के आए, लेकिन नौकरी नहीं मिली हमारे। गुमशुदा का कुछ कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? कंप्लेंट तो हर थाने में लिखा है, फोटो लगी हुई है। हर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, ठीक है ना? रामगंज थाना, टेगड़ी थाना, अपने राधा स्वामी चौराहे पे उसी गेट पे, कलेक्टर थाने में सब जगह कराई हुई लिखाई है। है। क्या नाम है अम्मा जी का? कमला बाई। कमला भाई कितने साल के हैं? ये 85 साल की है। डीजीपी के आदेश के बाद अजमेर पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन हुआ, जहां इस सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। संपर्क सभा में एसपी वंदिता राणा व एडिशनल एसपी सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी के आदेशों के बाद अजमेर पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन हुआ, जहां इस सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। संपर्क सभा में एसपी वंदिता राणा व एडिशनल एसपी सहित जिले के सभी अधिकारी, पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एसपी वंदिता राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संपर्क सभा के अंतर्गत पुलिस मुलाजिमों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। बताया कि आज की संपर्क सभा में अधिकारियों व पुलिस जवानों के बीच अच्छा संवाद कार्यक्रम रहा। कहा कि हम सभी आशा कर रहे हैं कि संवाद सभा के आधार पर शहर में पॉजिटिव पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पुलिस वेलफेयर के प्रति और बेहतर कार्य कर पाएंगे। बताया कि आज की संपर्क सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जिसमें पुलिस जवानों के बल से संबंधित समस्या, प्रमोशन से संबंधित समस्या और साथ ही जवानों की सरकार से संबंधित समस्याओं पर भी संपर्क सभा में चर्चा की गई। समस्याओं के समाधान करने के तहत उच्च अधिकारियों से संबंधित समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा व जिला स्तरीय समस्याओं का जिले के स्तर तक रिजॉल्व किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज संपर्क सभा ली गई है अजमेर पुलिस के सारे मुलाजमान के साथ, जिसमें पुलिस लाइन, सभी थानों का जाब्ता, हमारे सभी अधिकारी शामिल रहे हैं। जो भी हमारे मुलाजमान के कोई भी अगर कंसर्न आए हैं तो उनको सुना गया है और उनको समाधान करने की कोशिश की गई है। और जो भी कंसर्न जो है वो ऊपर के लेवल पे हैं, वो ऊपर के लेवल पे कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। एक अच्छा चर्चा वाला संवाद रहा और आशा करते हैं कि इस संवाद के आधार पर जो पॉजिटिव पुलिसिंग है उसको बढ़ावा रहेगा और पुलिस वेलफेयर के प्रति और अच्छा काम हम कर पाएंगे। बहुत सी बातें रहती हैं पुलिस से संबंधित, जो मुलाजमान होते हैं उनके कई सारे इश्यूज आते हैं। कभी कोई बिल से संबंधित इशू आते हैं या कोई प्रमोशन से संबंधित इशू आते हैं, और कुछ जैसे कि इश्यूज़ हैं जो सरकार से संबंधित हैं, तो वो इश्यूज़ भी कम्युनिकेट किए गए और उनके जो भी है, जो संबंधित उच्चाधिकारियों से संबंधित इशू हैं, वो उच्चाधिकारियों की नॉलेज में ला दिए जाएंगे और नॉलेज में हैं ऑलरेडी। और बाकी जो अजमेर से संबंधित इश्यूज़ हैं उनके बारे में चर्चा करके उनका रिजोल्यूशन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विकास कार्यों के तहत नई नई सौगातें आमजन को दे रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 3 स्थित विनायक विहार कॉलोनी में 28.25 लाख रुपए की लागत राशि से व गणपति नगर गली नंबर 1 में 5 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया।
कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विकास के कार्यों के तहत कई नई सौगातें आमजन को दे रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 3 स्थित विनायक विहार कॉलोनी में 28.25 लाख रुपए की लागत राशि से व गणपति नगर गली नंबर 1 में 5 लाख की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का विधायक व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिलान्यास किया, जहां कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक देवनानी ने बताया कि अजमेर के विकास में गति मिल रही है। शहर की सड़कों को धीरे धीरे नए सिरे से बनाकर उनका लोकार्पण किया जा रहा है। इस तरह से लगभग 33 लाख से अधिक सड़कों का श्री गणेश हुआ है। वार्ड में पीडब्ल्यूडी व विधायक कोष के माध्यम से 1.5 करोड़ की लागत राशि से सड़कों व नालों का निर्माण हो रहा है। 3 करोड़ के नाले व 22 लाख की लागत से एक सड़क अन्य सड़क के निर्माण के साथ करीब 6 से 7 करोड़ की लागत राशि से क्षेत्र में सड़क व नाले निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। कहा कि क्षेत्रवासियों की मुझ में जो उम्मीद थी, इन पर मैं खरा उतरा हूं। जनता से आग्रह करता हूं, अपनी समस्याओं को चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताएं अथवा स्वयं आकर बताएं। मेरा कार्यालय आमजन की सेवाओं के लिए खुला है, जहां मैं आमजन की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। बताया कि मुख्यमंत्री ने गत 2 बजट में अजमेर के चहुर्मुखी विकास के लिए करोड़ की राशि आवंटित करवाई है, जहां आशा की जा रही है कि साल या 2 साल में यह सभी योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी, जिसके चलते अजमेर का एक नया स्वरूप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अजमेर के विकास को लगातार गति मिल रही है और जितनी भी सारी सड़कें हैं उनको भी हम धीरे धीरे उनको नए सिरे से उसको बना रहे हैं। श्री गणेश भी कर रहे हैं कि इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर विनायक विहार कॉलोनी में 28 लाख की लागत से और गणपति नगर में 5 लाख की लागत से ये सड़कें बनने जा रही हैं। लगभग इस तरह से 33 लाख से अधिक की सड़कों का श्री गणेश हुआ है। इससे पहले भी इस वार्ड में सरकार के पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या विधायक कोष के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की सड़कें और नाले बने हैं और इसके साथ 3 करोड़ के और नाले भी बने हैं। अभी 22 लाख की एक सड़क और जिसका उद्घाटन होना बाकी है। तो इसमें लगभग 6-7 करोड़ के काम इस वार्ड के हुए हैं और भी जो बड़ी सड़क बन रही है वो वही 6 करोड़ की लागत की है। मैं तो यहाँ की जनता ने जो अपेक्षा की थी उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरा हूँ और अभी भी जनता से आग्रह करता हूँ कि जो भी आपकी कोई समस्या है बताएं। मेरा कार्यालय खुला है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से बताएं या जनता सीधी आकर के बताएं तो उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। वैसे भी अजमेर के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत 2 बजटों में 2000 करोड़ से अधिक की राशि, जिसमें शिक्षा भी है, पानी भी है, पर्यटन भी है, अजमेर का सौंदर्यीकरण भी है, चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, इन सबको मिला करके दी हैं। तो मैं समझता हूँ इन सबको धरातल पर 1-2 साल में जब धरातल पर आ जाएंगी तो एक आपको राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चैत्र नवरात्र मेले महोत्सव को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 अप्रैल को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नसीराबाद के राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर आगामी 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 अप्रैल को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।
धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य व देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा हुई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिसमें भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। चैत्र नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान तहसीलदार नसीराबाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। छठ मेले में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किए जाएंगे व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्य को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज मसानिया धाम पे जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे वर्ष के अंदर 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। अब उसी कड़ी में जो ये पहला कार्यक्रम है चैत्र नवरात्र का, जो 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक होगा, इसमें 9 दिन का कार्यक्रम रहेगा। और मेन जो 3 अप्रैल को छठ का कार्यक्रम है, जहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, उसी को लेके जो बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित होती है, उसको हर बार हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं। और चंपालाल जी महाराज जी इनके सानिध्य में आज पूरे जो विभागीय कर्मचारी यहाँ पे थे, अधिकारी पे थे और मेला कमेटी के लोग थे, इनके साथ मिलकर हमने जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जिनकी जो जिम्मेदारियाँ थी, वो हर बार की तरह उनको जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु उनको दायित्व दिया है। और चूँकि 15 दिन पहले ये मीटिंग इसलिए रखी कि 15 दिन में तैयारियों को अपने एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल जाता है। तो आज सभी डिपार्टमेंट, जहाँ पे चाहे चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, जलदाय हो, विद्युत हो, पुलिस हो, एडीओ हो, नगर निगम हो, आयुर्वेद विभाग हो, इन सबको अपनी जिम्मेदारियाँ दी हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हर बार की बात एकदम अच्छे सफल सुचारू मेले का आयोजन करवाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में रेलवे स्टेशन के पास पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा कराने आई युवती के साथ ठगी का मामला सामने आया, जहां शातिर बदमाश ने युवती को उसके स्वर्गीय पिता के दिए उधार पैसे को वापस लौटाने के बहाने दुकान पर भेज करीब 37 लाख रुपए हड़पे, जहां पीड़िता ने क्लॉक टावर थाने में संपूर्ण मामले की शिकायत दर्ज कराई। अजमेर में रेलवे स्टेशन के सामने पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने आई युवती के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां शातिर बदमाश ने युवती को उसके स्वर्गीय पिता के दिए उधार रुपए को वापस लौटाने के बहाने दुकान पर भेजकर करीब 37,000 रुपए हड़पे, जहां पीड़िता ने क्लॉक टावर थाने में संपूर्ण मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता ने बताया वह 37,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवाने के लिए पीएनबी में जमा करवाने के लिए लाई थी। इसी दरमियान एक बदमाश आया और उसके पिता के बारे में जानकारी लेना। बदमाश ने कहा कि तुम्हारे पिता ने कुछ रुपए किसी को उधार दिए थे। फारूक नाम का एक युवक पास की दुकान पर तुम्हें वो रुपए लौटाने आएगा और युवती को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने लगा। बदमाश ने युवती से रुपए लेकर उसे जमा करने को कहा और पास की दुकान से पिता के दिए उधार रुपए लाने को कहा। युवती ने बदमाश के कहने पर उसे 37,000 रुपए जमा करवाने के लिए दे दिए और पास की दुकान पर उधार रुपए लेने के लिए चली गई। अपने भाई को फ़ोन कर उधार रुपयों के बारे में जानकारी लेने लगी तो पता लगा कि पिता ने किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दिया था।
तब युवती को ठगी होने का शक हुआ, जहां बदमाश का परिचित होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जहां बदमाश जमा करवाने के बहाने 37,000 रुपए हड़पने की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता क्लॉक टावर थाने में इसकी शिकायत दी, जहां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस संपूर्ण मामले की जांच में जुट गई है। मैं पीएनबी में जमा करवाने के लिए आई थी, अपने अमाउंट सेविंग अकाउंट में जमा करवाने के लिए आई थी। तो वहाँ पे जब मैं जस्ट जा ही रही थी अंदर, तो एक भैया आके मुझसे बोलते कि अरे रिसेंटली पापा को क्या हुआ था। तो कहते कि पापा का क्या है, तो फिर कहते कि मेरी बात करा दो पापा से। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, ऐसे पापा की डेथ हो गई थी कैंसर। तो कहते अच्छा कि कैंसर काफ़ी फैल गया था। कहते हाँ आपके ताऊजी बैठते हैं ना। तो मैंने कहा कि वो कहते कि ताऊजी पार्लर की शॉप पे बैठते। मैंने कहा हाँ ताऊजी पार्लर की शॉप पे बैठते अभी तो आते नहीं है क्या। तो मैंने कहा नहीं। तो कहते कि ना तुम्हारे ना ऐसे कोई फिरोज़ फारूक करके था कि उसका ना पैसा आना था पापा का। तो ना वो एक काम करो, वो शॉप पे आया ऐसे वीवो की, तो उधर जाके लिया। अपोजिट में वो शॉप थी बैंक के। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना कि ऐसे पैसे जाके लिया हो। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहले डिपॉजिट करा देती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ। तो कह रहे अरे डिपॉजिट मैं करा दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले चेक डाल के आती हूँ। फिर जब तक उन्होंने मेरे हाथ से स्लिप ली, डिपॉजिट स्लिप, इवन वो कैश काउंटर तक खड़े भी हुए जमा कराने के लिए। मैंने उनको वहाँ तक देखा, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ लेने के लिए। तो उस बीच में मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई ऐसा कोई सीन है कि कोई आने वाला था कि पैसे देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं आने वाला, खुशी दीदी आप फटाफट से वापस जाओ, वो ना झूठ बोल रहा है, कोई पैसे पापा के कोई पैसे नहीं आने थे। लगभग कितना अमाउंट आप जमा कराने 37,000 जमा कराने आई थी। और हुलिया कैसा था उसका? वो रेड कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, डेनिम उनकी जीन्स थी, तम्बाकू वो खाते थे और उन्हें चश्मा पहन रखा था और साइड में उनके बैग भी था। आज लगभग 12:30 पौने 1 के बीच में मेरी भांजी खुशी जैन, जो कि यहाँ पीएनबी बैंक में अपना कैश जमा कराने आई कुछ फॉर्म के उसके सेविंग अकाउंट के अंदर, तो उस बीच में ही यहाँ पे कुछ लोग मिले उसको। उसमें से एक थोड़ा हेल्दी सा रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ आदमी था। उसने उसको बोला कि आपके पापा की तबीयत कैसी है अब, क्योंकि मेरी जो जीजा जी हैं मेरी, उनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है। तो उसको ये बात नॉलेज में थी कि इनकी शायद तबीयत ख़राब है या कुछ है, और उसके ताऊजी के बारे में भी पूछा और पूछ करके फिर उसने बोला कि आपके पापा के कुछ पैसे हैं जो कि सामने वीवो की दुकान पर रखे हुए हैं, 17-18 हज़ार पता नहीं कितने, आप वो वहाँ से जाकर के ले लीजिए। यहाँ लंच टाइमिंग होने वाला था, तो लंच टाइमिंग के पहले उसने उनको बोला और इसने कहा कि भाई ये मेरा लंच टाइमिंग हो रहा है कि पैसे जमा नहीं होंगे। तो उसने कहा मैं पैसे आपके जमा करा देता हूँ, 37-38 हज़ार रुपये होंगे। तो इसने विश्वास करके उनको पैसे दे दिए और वो सामने बैंक में सामने जो दुकान पे पैसे लेने थे वो लेने चली गई। इस बीच में ही वो अंदर बैंक पे इसके संग गए भी हैं, काउंटर स्लिप भर के या अंदर काउंटर तक कैश काउंटर तक पहुँचे भी हैं, लेकिन इसको लगा, विश्वास हो गया कि भाई वो पैसे जमा करा रहे हैं, मेरे मिलने वाले ही हैं। ये वापस बाहर निकली सामने शॉप की तरफ, अपने जो फेक उनने बताया था कि पैसे वहाँ से मिलेंगे वो लेने गई। इस बीच में अपने छोटे भाई दक्ष से बात करी और उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, आप फटाफट वापस जाओगे, फ्रॉड ना होगी। और वो वापस अब तक वो रवाना हो चुके हैं। हुलिया कैसा था? हुलिया था थोड़ा सा हेल्दी था और रेड कलर की टी शर्ट बनी थी और एक बैग लटका रखा था उसने, और यहाँ से बाहर निकल के वो स्टेशन की तरफ मुड़ा। हालांकि पूरा प्रशासन भी लगा हुआ है, तो उन्होंने अपने सारे सब एक्टिव कर दिए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब उनको भी दे दिया। प्रेम सिंह जी यादव यहाँ आए थे, राजेश जी शर्मा से भी बात हो गई थी, तो वो एक्टिव है, मतलब वो पूरा कर रहे हैं। शिकायत दर्ज करा दी थी? हाँ, अभी एक कच्ची दे के आए, बाकी अभी पक्की तक दे के। ये कोई परिचित लग रहे हैं कि आपने, क्योंकि ऐसा वो बोल रहे थे इसको, अब इसको कि भाई आपके पापा की तबीयत कैसी है, उनका अभी थोड़े टाइम 1 महीने पहले देहांत हुआ है। तो अजमेर शहर में आगामी सिंधी पर्व चेटीचंद, रामनवमी व महावीर जयंती के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मेले आयोजकों, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के साथ मीटिंग ली। इस मीटिंग के तहत यातायात व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अजमेर शहर में आगामी सिंधी पर्व चेटीचंड, रामनवमी व महावीर जयंती के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मेले के आयोजकों, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के साथ मीटिंग ली गई, जहां इस मीटिंग के तहत यातायात व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जहां मीडिया से वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक तौर पर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। शहर में विभिन्न समाजों के मेलों का आयोजन समय समय पर किया जाता आ रहा है, जहां आगामी दिनों में सिंधी पर्व चेटीचंड, रामनवमी व महावीर जयंती के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मेले के आयोजकों, जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के साथ मीटिंग ली गई,
जहां इस मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मेले आयोजकों व जिला प्रशासन को आगामी धार्मिक आयोजनों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवनानी ने यातायात सुविधाओं, सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं से लेकर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करने जैसे निर्देश जारी किए, जिसमें कि मेलों में किसी तरह का कोई खलल न पड़े। इसी तरह पीडब्ल्यूडी, एडीए व नगर निगम को निर्देश दिए गए कि जुलूस के मार्गों को समय रहते व्यवस्थित किया जाए, नीचे लटके हुए बिजली के तारों को व्यवस्थित किया जाए। चिकित्सा संबंधित व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। देवनानी ने बताया कि 25 मार्च तक आयोजकों व जिला प्रशासन पूरे मेले व जुलूस आयोजन का जायजा लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। अजमेर एक आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक शहर है, तो इसे विभिन्न समाजों के समय समय पर मेले का आयोजन होता है। तो अभी हाल ही में चेटी चंड यहाँ का जो सिंधी समाज का सबसे बड़ा मेला है, और मैं समझता हूँ भारत भर में एक ऐतिहासिक जुलूस निकलता है वह, और उसके बाद थोड़े दिन बाद रामनवमी और महावीर जयंती के भी कार्यक्रम है। तो तीनों के जो आयोजक हैं उनके साथ और प्रशासन के साथ हमने एक मीटिंग की, जो विभिन्न विभागों के दायित्व बांटे और स्पष्ट कहा कि पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था करे, अनसोशल एलिमेंट्स पर ध्यान रखे और सुरक्षात्मक जो उपाय करने हैं वो पहले से ही ना करे ताकि कोई भी खलल कोई न डाल सके। इसी तरह आपके पीडब्ल्यूडी, एडीए और नगर निगम, इनको कहा कि पूरे जुलूस के मार्ग, तीनों जुलूसों के मार्ग को चेक कर लें। चेक करने में कहीं खड्डा या ज़मीन खराब सड़क न रहे, पेचवर्क करें, नहीं बनाने तो सबका ध्यान, कहीं फेवर कवर नहीं है तो उसको बना दें ताकि जुलूस में आने वालों को लगे कि हम कुछ जुलूस। इसी तरह बिजली वालों को बिजली के तार ऊपर करने या अनट्रिपिंग, बिजली उधर न जाए, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो सारे विभागों को काम बांटे, बीएसएनएल का अपना काम है, मेडिकल का अपना काम है। वैसे जुलूस यहाँ ऐतिहासिक बहुत वर्षों से निकलता है, तो व्यवस्था सबके ध्यान में नहीं, कुछ आधे अफसर नए भी आते हैं उनके भी ध्यान में आए, इसलिए ये मिला करके हमने सारी व्यवस्थाएं बांटी हैं। इसमें स्वच्छता, सफाई, पानी, सबकी समुचित व्यवस्था रहे और मेडिकल की व्यवस्था रहे और ट्रैफिक ढंग से चले। इन सब की जांच के लिए 26 तारीख को तीनों जुलूसों के जो आयोजक हैं उनकी 2-2, 3-3 की टीम और प्रशासन की टीम राउंड करेगी। जो कुछ हमने तय किया इनको 25 तारीख शाम तक सब अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित। मैं एक बात मैंने सारे समाजों के जो आयोजक हैं उनसे भी अपील की है। उन्होंने अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासंघ व भारतीय मजदूर संघ की ओर से आंगनबाड़ी कार्मिकों की मानदेय में बढ़ोतरी समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासंघ व भारतीय मजदूर संघ की ओर से आंगनबाड़ी कार्मिकों की मानदेय में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां कार्मिकों का कहना है कि 2018 से लेकर केंद्रीय बजट 2025-26 तक आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आंगनबाड़ी कार्मिकों के साथ केंद्र सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 5 लाख की राशि दी जाए, आंगनबाड़ी कार्मिकों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक नहीं किया जाता है तब तक 18,000 प्रति माह मानदेय दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्मिक जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों का कहना है कि दिन रात काम करने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्मिकों को किसी भी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, जिसके चलते कार्मिकों में रोष है। मांगे पूरी नहीं होने पर कार्मिकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी को जिला कलेक्टर महोदय अजमेर के माध्यम से हमने ज्ञापन भेजा है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी मांग है कि अभी हाल ही में 2025-26 का जो बजट घोषित किया गया है उसमें सन 2018 से आज दिनांक तक आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मियों का किसी तरह का मानदेय नहीं बढ़ाया, जिससे हिंदुस्तान में कार्यरत
37 लाख महिलाओं के साथ इस केंद्र सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। साथ ही में सेवानिवृत्ति के अवसर पर ग्रेजुएटी के रूप में जो हमारी मांग है कि इन्हें 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जावे, उसकी घोषणा भी नहीं करी और दिन रात काम करने के पश्चात भी किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा भी इन्हें प्रदान नहीं की जाती है। और सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है कि जब तक इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम मजदूरी के रूप में, न्यूनतम वेतन के रूप में 18,000 रुपये मासिक मानदेय इन्हें दिया जाए। इन सब मांगों को लेके आज हमने करा है, सांकेतिक रूप से पूरे हिंदुस्तान में करा है। इसकी अगली योजना के रूप में यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन महानवंबर में 50,000 आंगनबाड़ी की रैली प्रदर्शन राजस्थान के राजधानी जयपुर में हमारा करने का अगला कार्यक्रम है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। अतः मेरा निवेदन है कि भारतीय मजदूर संघ के श्रम शक्ति को, अनुशासन जिसको प्रिय है उसका सम्मान करते हुए, एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अतः इनका मानदेय और सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।